मुजाहिरीन का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत इस मामले पर हमें झूठी तसल्लियाँ दे रही है। हालांकि मुजाहिरीन ये चाहते हैं कि हुकूमत एक ऐलान करे, क्लियर बात हो, ये ऐलान करे कि हुकूमत फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर बेदखल कर रही है, लेकिन हुकूमत कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और फवाद चौधरी तो कलेदम तंजीम को कह रहे हैं कि अगर लचक दिखाओगे तो हुकूमत लचक दिखाएगी और अगर अनारकी और इंतशार फैलाओगे तो रियासत हरकत में आएगी। हमारे मुतालबात हैं कि जो फ्रांस का सफ़ीर है उसको यहाँ से दफ़ा किया जाए, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलाम हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं। देख अब कई दिन से हम रवाना हो चुके हैं। देखो, जब आप अपनी पुलिस को मारोगे, उस बेचारे एसआई को मार के, आज तो मुझे रोना आ गया यार उसकी वो वीडियो और उसका छोटा बच्चा देख के। वो ड्यूटी कर रहा है स्टेट की। ऐसा लग रहा है कि क्राइसिस काफी बड़ा हो गया है गवर्नमेंट के लिए और इसको सॉर्ट आउट करने की। भाई अगर ये बैठे रहें और पूरा पंजाब कट ऑफ हो जाए तो आपका नुकसान कितना हो रहा है? उसकी वजह ये कि दुनिया में 50 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक हैं, कहीं पर इस तरह का फजीता नहीं हो रहा, कहीं पर आप अपनी इमलाक को नहीं जला रहे, कहीं पर आप अपनी इंसानियत पे हमले तो आप अपने अवाम को ये वक्त के हुक्मरान अगर अमन चाहते हैं तो जो इन्होंने हमसे मुआहदा किया था वही पूरा कर दें। बस ये अवाम को तकलीफ तो ये हुक्मरान दे रहे हैं कि पुलिस पर सीधी फायरिंग की गई। फायरिंग से कुछ पुलिस एहलकार शहीद, कुछ जख्मी हुए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और वो पाकिस्तान से फ्रांस के सफ़ीर की जो मुल्क बदरी का भी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत एक ऐलान करे, क्लियर बात हो, ये ऐलान करे कि हुकूमत फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर बेदखल कर रही है, लेकिन हुकूमत कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और फवाद चौधरी तो कलेदम तंजीम को कह रहे हैं कि अगर लचक दिखाओगे तो हुकूमत लचक दिखाएगी और अगर अनारकी और इंतशार फैलाओगे तो रियासत हरकत में आएगी। चीनी क़यादत की भी जिम्मेदारी आती कि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई का सबब ना बने। आप ये देखें कि फ्रांस से ताल्लुकात जो है वो एक कहते हैं ना कि उसका मसला है, हुकूमत का मसला है, रियासत का मसला है। कुछ चीजों पे आप हर चीज के ऊपर नाराज न होकर सड़कों पे आके सेटल नहीं करते डिप्लोमेटिक मामला को, उस पर रियासत के अपने बहुत ज्यादा और मुफादात होते हैं। तो आप या तो इस बात की कोशिश होती कि जी OIC के प्लेटफॉर्म के तहत आप कोई बात करते, आप कई मुस्लिम ममालिक मिलकर करते, तो पाकिस्तान को इन हालात में जबकि पहले ही बहुत मुश्किलात के शिकार हैं, तना खड़ा कर देना कोई मुनासिब बात नहीं, इस तरह का मुतालबा करना। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो दीनी क़यादत है उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो बजाय मुखालफत करने के, इस वक्त पाकिस्तान को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है सियासी इस्तेहकाम की जी। और चूंकि सियासी इस्तेहकाम होगा तो हमारी माशी तरक्की होगी। लोग बड़े दुखी हैं, वो महंगाई की वजह से बहुत दुखी हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, सियासी इंतशार, अदम इस्तेहकाम है। तो हमें ऐसा कोई भी अपने अपने कहीं जो हम उस पर बैठे हैं, चाहे हम सहाफी हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम दीनी रहनुमा है, कि हम ऐसा काम करें कि लोगों को जोड़े ना कि तकसीम करें। जी, कलदम तंजीम की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का मनफी तासुर गया है और कलदम तंजीम ने माजी में मुतादिद बार पुरतशद्दुद रास्ता अपनाया है। कलदम तंजीम ने सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, एहलकारों पर तशद्दुद किया। तहम्मुल और बर्दाश्त को हरगज़ कमज़ोरी ना समझा जाए। कलदम तंजीम का जो रवैया है वो काबिल कबूल नहीं है। रियासत पुरअमन एहतजाज के हक़ को तस्लीम करती है। रियासत आइन और कानून के दायरा कार में रहकर मुज़ाकरात करेगी। गैर आइनी और बिला जवाज मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि ये ऐसी पार्टी है, मिलिटेंट पार्टी है, ऑलमोस्ट इस पार्टी को टेररिस्ट पार्टी बनाते हैं। जब इलेक्शन का वक्त आया और 22 लाख वोट इन्होंने ले लिया और ज्यादातर नवाज शरीफ से, उस वक्त PTI तो बड़ी खुश होगी इस पार्टी के साथ। कहने की बात यह है, दिस अटर कंफ्यूजन। अभी मैं आपको बताता हूं ये क्या क्या कंफ्यूजन है भाई, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है कंफ्यूजन। ये कह रहे हैं इनको तुम वापस चले जाओ, तुम रुको, मार्च मत करो, उधर ही बैठो। मुझे आज एक हमारे चैनल के प्रोग्राम में पता चला, इससे जो 7 बजे का जो प्रोग्राम है उसमें मुझे ये पता चला कि पता नहीं कितने करोड़ और करोड़ रुपया का टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा रहा है, नुकसान हो रहा है, एक्सपोर्ट्स पे तबाही हो रही है, इसलिए कि इन्होंने पूरा पंजाब को बंद करके रखा हुआ है। और जो भी मुल्क से मोहब्बत करेगा वो यही दुआ कर रहा होगा, दुआ गो होगा कि ये सिचुएशन हल हो जाए।
ऐसा तरीके से हल हो जाए, इसका कोई सोल्यूशन नज़र आ जाए, ये मामला सुलझ जाए। अब हमारी मईशत है, आपको पता है मईशत की क्या इस टाइम पे सूरत हाल है, कभी हमारी मईशत डूबती है, कभी उभरती है। अब ऐसे में अगर अमन बरकरार नहीं रहा तो इससे किसी एक फरीक को नहीं बल्कि इसका नुकसान खुदा ना ख्वास्ता हमारे पूरे मुल्क को हो सकता है, पूरे पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। अब एक तरफ हुकूमत मुजाहिरीन से निमट रही है और मुजाहिरीन ने हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पैदा की हुई, और वहीं पर अपोजिशन बजाय इस मामले पर तमाम इख्तिलाफात बुलाकर हुकूमत का साथ दे, वतन के लिए, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन यहाँ पे भी साथ देने के बजाय हुकूमत की टांगे खींचने से बाज नहीं आ रही है। ये उनके गले में पड़ेगी। एक रिलीजियस लीडर कादिर जिलानी साहब ने बड़ा अच्छा टीवी पे कहा है, ये रेबेलियन है। देखो, जब आप अपनी पुलिस को मारोगे, उस बेचारे एसआई को मार के, आज तो मुझे रोना आ गया यार उसकी वो वीडियो और उसका छोटा बच्चा देख के। वो ड्यूटी कर रहा है स्टेट की और आप उसको कत्ल कर रहे हो। पीजे दैट इज अ वेरी पेनफुल पिक्चर जो एक अखबार ने छापी है, जिसमें वो अपने बाप के ताबूत पे बैठा है। जब रियासत और हमारी सियासी पार्टियां अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं करती तो माजी में भी ऐसे हालात बने हैं और अभी भी बने हुए हैं और मुस्तकबिल में बनते रहेंगे। हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इस तरह के हालात को रिट इस्टेब्लिश भी करनी है। हमने, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही जिस्म के हिस्से हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे ये टीएलपी के लोग हैं, ये हमारे ही लोग हैं। हमने रिट भी इस्टेब्लिश करनी है, बट इसके साथ साथ हमें देखना ये है कि रियासत ने आने वाले वक्त में इस तरह की चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है। तो हुकूमत एक तरफ कलअदम तंजीम के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने की बात करती है और दूसरी जानिब सिविल और अस्करी क़यादत ने आज इजलास में सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और जो मुतालिबात मुजाहिरीन ने किए, हुकूमत का उनको मानने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इजलास में ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि कलअदम तंजीम के सरबराह को किसी सूरत रिहा नहीं किया जाएगा, जबकि मुजाहिरीन का फ्रांसीसी सफ़ीर को बेदखल करने के मुतालबे पर भी किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ यह है कि हुकूमत इस मामले पर हमें झूठी तसल्लियाँ दे रही है, हालांकि मुजाहिरीन ये चाहते। आमिर साहब, ये सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट से नहीं हो रहा बल्कि पास्ट की जितनी भी गवर्नमेंट्स थी, जैसे ही लोग सड़कों पर आते हैं और एहतजाज करते हैं, और ख़ासतौर पर जब ये टीएलपी वाला मामला हुआ तो हमने देखा कि फैज़ाबाद धरने के बाद वज़ीर कानून को मुस्ताफ़ी भी होना पड़ा, और जो है वो अगरचे के उस वक्त पुलिस की ज़िल्लत भी हुई, हुकूमत की रिट भी ख़राब हुई, लेकिन ये माजी में भी ये होता रहा है, ये आज की प्रैक्टिस नहीं है। तो क्या मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे जो हुक्मरान हैं अब इससे सबक सीख चुके हैं कि इस तरह से मजहब का जो सियासत में इस्तेमाल है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये भी देख चुके हैं कि माजी में जो तहरीक इंसाफ है वो टीएलपी के साथ खड़ी थी, उनकी हिमायत में खड़ी थी। आपने बड़ा मेरे ख्याल में अच्छा सवाल किया और आपके सवाल में एक जवाब भी है, और जवाब ये कि हमें अपने छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए जो है वो गलत पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। दरअसल हुकूमत और मुजाहिरीन में अब तक मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाए हैं, ये ऊँट किसी करबट अभी तक बैठता दिखाई नहीं दे रहा। अभी जो पूरी सूरत हाल है इस वक्त, जबकि पाकिस्तान मुआशी बदहाली का भी शिकार है और खित्ते की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो भी आपके सामने कि किस तरह तब्दील हो रही है, तो क्या हुकूमत इस मामले को आपको लगता है कि सही मायनों में डील भी कर रही है या फिर नहीं, और वक्त कितना इंपॉर्टेंट है कि कितनी जल्दी इसको डील कर लेना चाहिए? तौर पे इसलिए करना चाहिए कि ये तकरीबन एक कौमी अलमिया बन चुका है, और इसीलिए मेरी राय ये है कि सबसे पहले तो पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा किया जाए, फौरी तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के सारे सरबराहों को बताएं कि जी ये जो कह रहे हैं ना कि जी इनके पीछे कौन लोग हैं और फंडिंग किधर से आ रही है और कौन सा सोशल मीडिया कहाँ से ये निकल रहा है, वो सारी चीज़ें उनके सामने रखें। एक चीज़। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, रिलीजियस कंसेंसस कि आप तमाम उलमा को जमा करें, उनके सामने भी ये सबूत रखें और उनसे ये ऐलान करवाएं कि इस किस्म के जो मामलात हैं वो ये गैर इस्लामी हैं, ताकि ये जो लबादा ओढ़ा हुआ है ना पूरे मामले ने रिलीजन का, उसको अनफोल्ड किया, उसको ऊपर से उतारा जाए उस पट्टी को, ताकि नीचे से असल हकायक जो है वो सामने आए। और दूसरी बात ये कि तीसरी छोटी सी बात है, हुकूमत किसी एक अपने स्पोक्स पर्सन को मेहरबानी करके मुकर्रर कर लें कि जिन्होंने इस सिलसिले में बोलना है, सेंसिटिव मामला है, तो ऐसे हर कोई बड़ी अहम बात। जी मेरा अपना ख्याल ये है कि ये अगर कोई ये समझता है कि एक लाइन लगा दी जाए, उससे आगे जो भी है उसको गोलियां मार दी जाए या तोपों से रोका जाए, तो ये तो ना होने का, ना ऐसे करना चाहिए। कुछ लोग इसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलाते हैं, वो पता नहीं किस सोच के मालिक है। वो एक ऑर्गेनाइज्ड
दुश्मन की पाली हुई तंजीम थी, हर एक के हाथ में मशीन गन और रॉकेट्स और वो सारी चीज़ें थी। ये तो ठीक है, डंडे इनके पास भी नहीं होने चाहिए। तो करना ये चाहिए, सबसे पहले तो लीडरशिप को तो उठाना चाहिए, और वो जो शहीद हुए हैं पुलिस वाले, उनके ऊपर टेररिज्म के मुकदमे बनाने चाहिए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है जो कुछ अभी तक हुआ है, जो मुल्क को नुकसान पहुंचा, सब कुछ है। जो मिसगाइडेड लोग हैं, जो किसी और उसमें आए हुए हैं, इस्लाम के नाम पर आए हुए हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है। जो अंदर शामिल हो गए दुश्मन के एजेंट, उनको तलाश करें, उनको निकालें, जैसे ट्वीज़र से निकालते हैं किसी गंद को। और आखिर में जो भी हथियार उठाए और नज़र आ जाए हथियार बंद या फायरिंग की कोशिश करे, उसको मौके पे गोली मार देनी चाहिए। तो ये काफ़ी सारे इकदाम है जो मिलजुल कर करने के हैं। ये टोटल इस पूरे मैस को फिजिकली जो है, जनरल साहब, जब आप आखिरी बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी? अगर ऐसा होता है तो बड़ा ये सूरत हाल आपके सामने मजीद नहीं बिगड़ जाएगी? जी देखें, मैं बात कर रहा हूँ कि जो हथियार उठाए और फायरिंग करे, बिल्कुल हक बनता है इसका स्टेट का कि उनको उसी वक्त जो है ना वो ख़त्म करें। बाकी और ये किसी टेलीस्कोप के जरिए किसी तरीके से करना पड़ेगा, किसी और को गोली ना लगे, और बाकी लोगों पर गोलियां नहीं चलानी चाहिए। उनको आप वाटर कैनन से या किसी भी तरीके से मुंतशिर करें। तो ये कुछ इकदाम हैं, ये सारे जब तक मिला के आप एट ए टाइम नहीं लेंगे, इनकी लॉजिस्टिक बंद करें, इनकी फंडिंग बंद करें, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। और इसको ऐसे ना डील किया जाए कि ये एक कोई लोहे का टुकड़ा है जिसको हथौड़ा मार के तोड़ना है, ये बड़ी गलती होगी। अगर एक्टिवली देखा जाए, उससे भी पहले चले जाएं, वैसे तो पहले दिन से चले जाएं, 1947 पे चले जाएं, तो जिस तरह पाकिस्तान का कानून ना बन सका, या फिर 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो एक माजी की हिस्ट्री है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन एक चीज तो है कि जो मजहबी लोग थे, उन्होंने हमेशा गन पॉइंट पे हर चीज करवाई है इस मुल्क में, गन पॉइंट पे। और इस मुल्क में सियासतदानों का नाबालिग होना, उनके छोटे छोटे गोल्स की वजह से रियासत अपनी डायरेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर सकी। देखें, हाल ही में अगर आप पिछले 20-15 साल, 10 सालों में ज्यादा आ जाए ना, 20 दहशतगर्दी की जंग में ना जाएं, आप पिछले 12-13 साल की जंग ले लें, पाकिस्तान ने एक काम जरूर किया, और वो है टेररिस्ट से लड़ना। और रियासत लड़ी, फौज लड़ी, लॉ एनफोर्समेंट लड़ी। जो बड़ा मसला है, जो पाकिस्तान के हर घर में, हर बंदे से के साथ है, हर मोहल्ले, हर गली, हर शहर, हर दफ्तर, हर जगह मौजूद है, वो है इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज्म। उसका क्या सोल्यूशन है? उसका क्या कोई सोल्यूशन है? किसी लेवल पे प्लानिंग है या कि वो नहीं है? ये एक सवाल है ना। आज आपको बता दूं कि वजीर आजम इमरान खान जो है वो उलमा के एक वफद से मुलाकात कर रहे हैं। ये जो सवाल है एक्सट्रीमिज्म का, ठीक है जी, आज वजीर आजम एक वफद से मुलाकात कर रहे हैं, उलमा के वफद से, और बेसिकली तरले कर रहे हैं कि सानू माफी दे दो, साडे को जान छुड़ा लो, साड़ी जान छाड़ दो। और वो जो टीएलपी वाले वो नहीं मान रहे। अब कहते क्या हैं, वो क्या कहते हैं टीएलपी वाले? मैंने कहीं से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की। वो ये कहते हैं टीएलपी वाले कि जो रेजोल्यूशन आपने पार्लियामेंट में दिया है, नेशनल असेंबली में लेके आए, पार्लियामेंट में लेके आए, उस रेजोल्यूशन के ऊपर बहस करो। यानी कि आप देखें कि 2.25 करोड़ वोट लेने वाली जमात को 10,000 बंदों ने गन पॉइंट पे कह रहे हैं कि इस रेजोल्यूशन पे बहस करो। 10,000 बंदा, 8,000, 7,000, 20,000, 25,000 कर लो, लाख कर लो, ठीक, 5 लाख कर लो, और वो फोर्स कर रहा है 2.25 करोड़ वोट लेने वाली जमात को। और जिसको इसके अलावा पीएमएलएन भी डाल लें, पीपल्स पार्टी भी डालें, और मजहबी जमातें भी डाल लें, वो 2.5-3 करोड़ वोट लेने वाली सियासी जमातों को गन पॉइंट पे कह रहे हैं इस पे बहस करो और फ्रांस के सफीर को यहां से निकालो। और सारी सियासी जमातें भाग गई हैं, सारे पाकिस्तान की सियासी जमातें भाग गई हैं, नून लीग भाग गई है। वो तो कहती है हम इस रेजोल्यूशन में हिस्सा ही नहीं लेंगे, हम क्यों हिस्सा लें और हम क्यों इलेक्शन हारें। हम वहां रेजोल्यूशन पे अगर जाके बहस होगी जब पार्लियामेंट में, तो वहां पे तो कहना पड़ना है कि फ्रांस के सफीर को निकालो, मुनाफकत करनी पड़नी है। लेकिन घर बैठ के कहते हैं नहीं, फ्रांस के सफीर को हम नहीं निकाल सकते वरना यूरोप के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। मुनाफकत यह है कि भाई पार्लियामेंट में अगर गए
और वो हुकूमत क्या कहती है कि जो अपोजिशन जमाते हैं वो तो हमारे साथ बैठने को तैयार ही नहीं है, वो तो पार्लियामेंट में इस चीज पे बहस ही नहीं करेंगी हमारे साथ। रेजोल्यूशन तो उन्होंने कहा जी हुकूमत ने जमा कराया, हुकूमत जाने, हम इसमें हिस्सा ही नहीं लेते। चलो गाल मुकी। अच्छा, अगर वो हिस्सा नहीं लेंगे जनाब तो सिर्फ हुकूमत फंस गई। तो हुकूमत जब ये फैसला करेगी कि हमने, बाहर तो वो बैठ के टीवी पे कह रहे हैं कि हमने फ्रांस के सफीर को नहीं निकालना, लेकिन जब वहां जाके करना पड़ेगा तो फिर स्टैंप लग जाएगी इनके ऊपर, और पाकिस्तान का सारा दाएं बाजू का मजहबी तबका हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा। और इमरान खान के लिए इतना बड़ा क्राइसिस शुरू हो जाएगा कि जितना इमरान खान ने भी मजहब बेचा है वो किसी काम का नहीं रहना। जितना इमरान खान साहब ने मजहब बेचा है, रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनाई, इस्लामोफोबिया पे बहस की, हर वक्त हर तकरीर में उन्होंने रियासत मदीना की बात की है, लेकिन कोई बंदा मानेगा ही नहीं। क्यों? लोग कहेंगे भाई वो देखो, वो टीएलपी वालों ने तो कहा था कि आप फ्रांस के सफीर को निकालो, आपने निकाला नहीं है। सो प्रॉब्लम ये आता है कि अगर उस रेजोल्यूशन पे बहस करें, ये है वो पॉइंट जिस पे फंसी हुई है इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों हुकूमत के भी और कालेदम जमात टीएलपी के भी। अच्छा, मजे की बात है, हम सारे कालेदम कहते हैं, लेकिन वो टीवी पे भी आते हैं, वो इंटरव्यू भी देते हैं, वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, वो सियासत भी करते हैं, वो सोशल मीडिया पे, वो हर जगह, लेकिन है वो कालेदम। हिपोक्रेसी, मुनाफिकत। पाकिस्तान में ये चल क्या रहा है? यहाँ पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मार काट हर जगह आपको देखने को मिले पाकिस्तान। आपने हालांकि न्यूज़ भी देखी होगी, बहुत सारी न्यूज़ में ये चीज़ें चलाई जा रही है कि किस तरह तहरीक लब्बैक एक तरह से वो आतंकवादी संगठन ही मान लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई ही आतंकवादी है, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर पर्सन आतंकवादी नहीं है, वहाँ की जनता भी एक तरह से आतंकवादी की कैटेगरी में ही आती है, क्योंकि वो लोग भी बस मारने और मरने पर ही उतारू हैं, क्योंकि उन्हें इनके सिवा कुछ और नहीं आता है। और ये धरने प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे एक रीज़न है, वो चाहते हैं कि फ्रांस के राजदूत को यहाँ से मतलब पाकिस्तान से बाहर कर दिया जाए, मतलब पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। और धरने प्रदर्शन इसलिए भी ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो हुक्मरान हैं, मतलब वहाँ के जो नेता हैं, उन लोगों ने पाकिस्तानी लोगों से वादा किया था कि हम यहाँ से फ्रांस के राजदूत को निकाल देंगे। वो जो सैमुअल पैटी का कांड हुआ था उसके कारण, क्योंकि फ्रांस ने बहुत सारी कार्टून की प्रदर्शनी कर दी थी अब इनके जो अल्लाह ताला हैं उनके ही खिलाफ, तो उस कारण से पाकिस्तान में इतने सारे प्रदर्शन हैं फ्रांस के राजदूत को निकालने का। लेकिन अब पाकिस्तान सरकार फ्रांस के राजदूत को निकाले तो निकाले कैसे? अब बीच में आपने देखा था, एक ट्रेंड भी चला था कि बाइकआउट फ्रांस का। भैया बाइकआउट फ्रांस का करके भी तुम क्या कर लोगे? वो चड्डी बनियान तो बेचता नहीं है, नमक मिर्च तो बेचता नहीं है, जो तुम बाइकआउट फ्रांस बोल के चड्डी बनियान नहीं खरीदोगे। ऐसा तो होता नहीं है। वो बनाती है हथियार, बनाती है वो विमान बनाती है, उससे बाइकआउट तो तुम कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने उससे पहले बहुत सारे हथियार खरीद के रखे हुए हैं। तुमने लड़ाकू विमान तो खरीद के रखे हुए हैं, उन्हें अपग्रेड कौन करेगा? बाइकआउट अगर फ्रांस करते हो, भाई फ्रांस तेरा बाप है, उसे बाइकआउट करने का कोई मतलब ही नहीं। अगर उसे तुम बाइकआउट करते हो तुम्हारे हथियार अपग्रेडेड नहीं होंगे। वो बोलेगा भाई मैं नहीं कर रहा हथियार अपग्रेड, तुम क्या कर लोगे? तुम घंटा नहीं कुछ उखाड़ पाओगे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि बस वहाँ पर इसी के लिए प्रदर्शन चल रहा है कि फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाला जाए। अब वहाँ पर सरकार की स्थिति धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, न घर की न घाट की। मतलब निकाल भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते। अगर रोक रहे हो तो वहाँ आपस में लोग लड़ाई कर रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, क्योंकि तहरीक लब्बैक के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है। मतलब वो लाखों की संख्या में जो तहरीक लब्बैक जो भी करती है वहाँ पर, अगर वो चाहे तो 1 मिनट में वोट बैंक इधर से उधर हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर वोट बैंक का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आर्मी का शासन है। तब तक आप भी मज़े कीजिए, मैं भी मज़ा करता हूँ और देखता हूँ कि पाकिस्तान से क्या नई चीज़ें निकल कर आ रही है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।